वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 3 जनवरी। पहला टॉपिक है हमारा। देखिए, पुडुचेरी जो है वो स्टेट के लिए डिमांड कर रहा है कि पुडुचेरी को जो है स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। तो देखिए, जो चीफ मिनिस्टर हैं पुडुचेरी के, ये डिमांड कर रहे हैं कि स्टेटहुड का दर्जा जो है पुडुचेरी को मिलना चाहिए। तो पुडुचेरी अभी फिलहाल में एक यूनियन टेरिटरी है। देखिए, द डिमांड फॉर स्टेटहुड इज़ अ लॉन्ग पेंडिंग इशू फॉर पुडुचेरी, मेकिंग इट अनेबल टू एक्सरसाइज एनी पावर्स। ठीक है। तो देखिए, यूटी होने की वजह से क्या होता है, यूनियन टेरिटरी होने की वजह से क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश होता है। ठीक है। कहीं ना कहीं जो है एक सेंटर का रूल होता है वहाँ पे। ठीक है। तो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो उनका ये कहना है कि हम अपने पावर को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जो है जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और जो टूरिज़्म वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो ये सभी चीज़ें, सारी पावर्स जो हैं वो यूटी होने की वजह से सेंटर के पास है। देखिए, जो यूटीज़ होती हैं वो एडमिनिस्टर की जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। इन द यूटीज लिeutenant गवर्नर्स अपॉइंटेड। देखिए, सभी लूटी जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं सब में एक लिeutenant गवर्नर जो है अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। चाहे वो आईएएस या आईपीएस हो सकते हैं, जैसे पुडुचेरी के अभी जैसे किरण बेदी जी थी कुछ दिन पहले। ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट ये अपॉइंट करने का काम जो है वो राष्ट्रपति करता है, ताकि वो जो लिeutenant गवर्नर होगा तो वहाँ के जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है तो वो देखेगा। लेकिन देखिए, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली जो हैं कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पे, क्योंकि पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में जो है हमें इलेक्टेड लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। ठीक है। मींस यहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो इलेक्टेड है। ठीक है। एंड गवर्नमेंट ड्यू टू द स्टेटस ऑफ पार्शियल स्टेट। तो यहाँ पे जो ये तीनों जो यूटीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं एक आधा हम स्टेट समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। बाकी जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे बाकी की 8 यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं, जैसे दिल्ली है, इसमें अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। अब देखिए, जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था 1949 में, तो कुछ इसका जो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो वो 4 पार्ट में उस समय डिवाइड किया गया। ठीक है। पार्ट ए, बी, सी, डी में। पार्ट ए में ऐसे स्टेट्स रखे गए जहाँ पे उस स्टेट के लिए गवर्नर होगा। ठीक है। मींस गवर्नर होगा मतलब कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो रूल करेंगे, चीफ मिनिस्टर्स वहाँ पे चुने जाएंगे। पार्ट बी में ऐसे प्रिंसली स्टेट्स आए जो गवर्न किए जाएंगे राज प्रमुख के द्वारा। इसी तरह पार्ट सी में जो है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एंड सम प्रिंसली स्टेट्स दैट वर गवर्न बाय चीफ कमिश्नर। और पार्ट सी में ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे चीफ कमिश्नर के द्वारा वो स्टेट जो है गवर्न किया जाएगा। उसी तरह पार्ट डी में देखिए तो टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड दैट वाज गवर्न बाय ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। पार्ट डी में से अंडमान निकोबार आइलैंड आता है जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल होगा, जो कि अपॉइंट किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। बाद में ये पार्ट और सी को जो है मिला करके एक अब जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं तो पार्ट सी और डी से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है। तो देखिए, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आया 1956 में, और पार्ट ऑफ सी और डी को जो है वो कंबाइन कर दिया गया इनटू ए सिंगल कैटेगरी और नाम दिया गया यूनियन टेरिटरी। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटी वाज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। तो 7वां संशोधन था संविधान का 1956 में, तो इसके द्वारा जो है यूनियन टेरिटरी ये वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ऐड किया गया। अब देखिए, डिमांड इसलिए उठ रही है पुडुचेरी की स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे इसे लिंग्विस्टिक और कल्चरल रीजंस शामिल है। ठीक है। तो इसी की वजह से जो है ये डिमांड किया जा रहा है कि एक नया स्टेट का दर्जा जो है वो पुडुचेरी को मिलना चाहिए। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे लोकल रिसोर्सेज में कंपटीशन देखने को मिलता है। वहीं जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेग्लिजेंस भी हमें देखने को मिलता है। और जो रिसोर्सेज हैं उसका एक प्रॉपर से एलोकेशन नहीं किया जाता है। ठीक है। इम्प्रॉपर एलोकेशन देखने को मिलता है। और कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन भी जो है वो डिफरेंट है। तो इसी वजह से जो है ये डिमांड किया जा रहा है कि इसको स्टेट का दर्जा मिल जाएगा तो यहाँ पे जो है इलेक्शन कंडक्ट होंगे, डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, तो उनके पास जो है वो पावर होगी। अब देखिए, क्या क्या समस्याएं हैं अगर नए स्टेट बनाए जाते हैं। तो देखिए, डिफरेंट स्टेटहुड में लीड टू हेजिमनी ऑफ डोमिनेंट कम्युनिटी कास्ट ट्राइब ओवर देयर पावर स्ट्रक्चर। अगर एक अलग स्टेट जो है इसको बना दिया गया, तो ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कम्युनिटी की बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे जो है एक हेजिमनी हमें देखने को यहाँ मिलेगी। दिस कैन लीड टू इमर्जेंस ऑफ इंट्रा रीजनल राइवलरीज एमंग सब रीजन्स। और जो रीजन्स हैं तो उसमें एक तरह से राइवलरी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉर्डर का डिस्प्यूट समस्या हो सकती है कि ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री यहीं तक है, इस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री यहीं तक है, तो ये सब समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ नेगेटिव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को मिलेंगे, जैसे ए स्मॉल ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर कुड मेक और ब्रेक द गवर्नमेंट एट विल। तो जो लेजिस्लेचर होंगे वो खुद कानून बना सकते हैं, या वो जो है खुद तोड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, संख्या कम है। देयर इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन द इंटर स्टेट वाटर पावर एंड बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है। तो जो
एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हैं, पानी को, चाहे वो पानी को लेके हो चाहे वो ज़मीन को लेके हो, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो भी यहाँ हमें इसकी वजह से जो है स्टेट का दर्जा मिलने के बाद बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और डिवीज़न ऑफ स्टेट अगर करना है तो एक ह्यूज फंड की आवश्यकता है। मान लीजिए जो भी नया कैपिटल हम बनाएंगे, पुराने कैपिटल को चेंज करके नया कैपिटल अगर बनाते हैं, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे खर्चे होंगे और उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस भी लगेंगे उस चीज़ में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे आंध्र प्रदेश का जब डिवीज़न हुआ था, ठीक है, तेलंगाना जब अलग बना था, तो उसमें यहाँ भी हमें देखने को मिला कि ह्यूज फंड्स को यूटिलाइज़ किया गया, तब जाके ये दोनों स्टेट जो है वो ये दोनों एक दूसरे से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो पाए, ठीक है। तो यहाँ भी अगर स्टेट का डिवीज़न करना है तो क्या होगा कि यहाँ ज़्यादा फंड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स ओनली ट्रांसफर पावर फ्रॉम ओल्ड स्टेट कैपिटल टू न्यू स्टेट कैपिटल। देखिए छोटे स्टेट बनाने से क्या होगा कि अब जो एक स्टेट की जो कैपिटल मान लीजिए, तो अब वो कैपिटल जो है दूसरी का ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो अब वहाँ के लिए जो सभी मान लीजिए कि जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, तो अब एक तरह से कैपिटल बनाने का मतलब कि और उसको बहुत फास्टली जो डेवलप करने की आवश्यकता पड़ जाएगी, ठीक है। और वैसे ही पहले से जैसे ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एक्सेट्रा, ये सब हमें देखने को मिल जाते हैं। रेदर डिफ्यूजन ऑफ डेवलपमेंट इन द बैकवर्ड एरियाज ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लीजिए डिवीज़न हो भी जाता है तो ये ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, इन सबको एम्पावर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यही सब समस्याएं हैं अगर नया स्टेट बनता है तो इससे निकलने वाली। अब देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं, कुछ हमारा संविधान क्या कहता है नया स्टेट बनाने के बारे में। देखिए हमारा जो संविधान है वो एम्पावर करता है हमारी केंद्र सरकार को, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट को, कि वो चाहे तो नया स्टेट बना सकते हैं। दो अगर स्टेट हैं, सॉरी एक स्टेट है तो उसको डिवाइड करके दो स्टेट भी बना सकते हैं, या किसी स्टेट को मर्ज भी कर सकते हैं, एक स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 जो है बात करते हैं इसके बारे में। तो आर्टिकल 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो बाई लॉ क्या कर सकती है कि एडमिट इनटू यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो नया स्टेट जो है वो बना सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है। और आर्टिकल 3 ये कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है हैज़ अ पावर टू फॉर्म अ स्टेट, ठीक है। मीन्स जो केंद्र सरकार होगी उसके पास ये पावर है कि वो स्टेट फॉर्म कर सके, इंक्रीज या डिक्रीज कर सके, स्टेट की बाउंड्री को कम घटा सके या बढ़ा सके, ठीक है, या बाउंड्रीज को एल्टर कर सके, ठीक है। तो आर्टिकल 2 और 3 ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे जो स्टेट के जो स्टेट की मांग से रिलेटेड, ये दो प्रोविजंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीएसटी कंपनसेशन एक्सटेंशन। तो देखिए बहुत कई स्टेट्स ने ये डिमांड किया है गवर्नमेंट से कि जो जीएसटी कंपनसेशन रेजिम था उसको और 5 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए। स्टेट हैव डिमांडेड दैट द शेयर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुड बी रेज्ड। और ये भी कहा गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट का जो शेयर है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जाती हैं, तो उसमें जो है उसमें केंद्र सरकार का शेयर और बढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये डिमांड आ रही है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि इन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो है स्टेट्स के रेवेन्यू पे इफेक्ट देखने को मिला है। वहीं द प्रोविजन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन इज गोइंग टू एंड इन जून 2022। तो जून 2022 तक जो है ये 5 साल जो टर्म कंपनसेशन का दिया जा रहा था, तो ये जून 2022 में ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अब स्टेट जो है 5 साल और डिमांड कर रहे हैं। देखिए अब बात करते हैं जीएसटी टैक्सेशन के बारे में। देखिए जीएसटी एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, जब 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2016 में, तो उसी को जो है बाद में लाया गया, लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। देखिए विद जीएसटी अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज इनटू सिंगल टैक्स। देखिए जीएसटी में क्या किया गया कि जो केंद्र है और जो राज्य है, तो इन दोनों के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इन दोनों को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, ठीक है। अब देखिए उसी तरह जीएसटी कंपनसेशन हम देखें तो इन द थियरी जीएसटी शुड जनरेट एज मच एज रेवेन्यू एज द प्रीवियस टैक्स रेजिम, ठीक है। तो ये थियरी तो थी कि जितना रेवेन्यू पहले टैक्सेस से मिल रहा था उतना ही जीएसटी से मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि द न्यू टैक्स रेजिम इज टैक्स ऑन कंजप्शन नॉट मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जो जीएसटी का टैक्स पैटर्न है वो कंजम्पशन पे टैक्स लगाता है, न कि मैन्युफैक्चरिंग से। मीन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। जहाँ उसका यूज़ हो रहा है, जहाँ उसको कंज्यूम किया जा रहा है, वहाँ उस पर उसका जो टैक्स है जीएसटी वो लगेगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट वोंट बी लिवाइड एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहाँ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वहाँ नहीं लगेगा। विच ऑल्सो मीन्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स वुड लूज आउट एंड हेंस सेवरल स्टेट्स स्ट्रांगली अपोज द आइडिया ऑफ जीएसटी। तो इसी की वजह से जो है बहुत स्टेट्स ने इसका विरोध भी किया। इट वॉज ऑल्सो टू एश्योर दैट स्टेट दैट द आइडिया ऑफ कंपनसेशन वॉज मूटेड। इसीलिए जो है सरकार क्या करती है कि कहती है कि ठीक है, अगर आप लोगों को नुकसान होगा तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, ठीक है, हमको पैसे जो हैं जो भी आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। द सेंटर प्रॉमिस कंपनसेशन टू स्टेट्स फॉर एनी शॉर्टफॉल इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू जीएसटी इंप्लीमेंटेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कहा है कि हम 5 साल के लिए जो है आपको कंपनसेशन देंगे जीएसटी पे, ठीक है, लेकिन आप लोग अप्लाई करिए।
द प्रॉमिस, इस प्रॉमिस से क्या हुआ कि इस प्रॉमिस की वजह से जो स्टेट्स थे वो कन्विंस्ड हो गए, ठीक है। और उसके बाद ये जो नया इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम था जीएसटी, इसको स्टेट्स ने साइन कर लिया। अब हम बात करेंगे कंपनसेशन स्टेट्स के बारे में। देखिए, स्टेट्स आर गारंटीड कंपनसेशन फॉर एनी रेवेन्यू शॉर्टफॉल बिटवीन 14% ग्रोथ, ठीक है। तो बेस ईयर जो है इसके लिए 2015-16 का रखा गया है। और उसके बाद ये कहा गया कि अगर मान लीजिएगा आपका रेवेन्यू अगर 14% से कम होता है तो उसमें आपको कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। और ये कंपनसेशन जो है ये 5 साल तक दिया जाएगा, और ये जो है अब खत्म हो रहा है 2022 में। जीएसटी कंपनसेशन इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन सेस एवरी 2 मंथ्स बाय द सेंटर टू स्टेट्स। देखिए, जो ये जीएसटी कंपनसेशन है ये कंपनसेशन सेस में से ही दिया जाता है। जो भी स्टेट्स हैं उनको कंपनसेशन सेस में से ही पैसा मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये जो कंपनसेशन सेस है ये स्पेसिफाई किया जाता है बाय जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 के द्वारा। और जो भी टैक्स पेयर्स हैं एक्सेप्ट those who export specific notified goods and those who have opted for GST composition scheme are liable to collect the and remit the GST composition cess to the central government, ठीक है। तो जो भी कुछ टैक्स पेस ऐसे हैं उसमें कुछ नोटिफाइड गुड्स की कंडीशंस हैं कि जो भी अगर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम्स के लिए अगर वो ऑप्ट किए हुए हैं तो वो अपना जो जीएसटी कंपोजिशन सेस है वो केंद्र सरकार से कलेक्ट करेंगे। अब कंपनसेशन सेस फंड देखते हैं। तो जीएसटी एक्ट स्टेट्स दैट सेस कलेक्टेड एंड द अमाउंट एज मे बी रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल वुड बी क्रेडिटेड टू द फंड। तो देखिए, उसके लिए क्या है, जो भी जीएसटी काउंसिल जो है इसके लिए बनाया गया है और वही रिकमेंड करता है कि किस स्टेट को जो है कितना पैसा दिया जाना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे जो है केंद्र सरकार जो है एलोकेट करती है पैसा राज्य सरकारों को। अब देखिए स्टेट का क्या कंसर्न है। तो पहले तो देखेंगे रेवेन्यू शॉर्टफॉल। स्टेट जीएसटी रेवेन्यू गैप इन 2021 इज एक्सपेक्टेड टू be about 3 lakh crore, while cess collections are only projected to reach 65,000 crore, leaving a shortfall of 2.35 lakh crore। तो देखिए, जो रेवेन्यू गैप देखने को मिल रहा है 2020-21 में, ये एक्सपेक्टेड है कि करीब 3 लाख करोड़ के आसपास जो है ये रेवेन्यू गैप होगा। और जो सेस का जो कलेक्शन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ 65,000 करोड़ पहुंचा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2.35 लाख करोड़ का हमको एक शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है कि एट ए टाइम इवन ग्रोथ इज फल्टरिंग, the delays in paying compensation to states as guaranteed by the GST Act will make it more difficult for them to meet their own finances। तो अगर उनको ये सपोर्ट, ये compensation नहीं दिया जाएगा तो वो जो भी स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो कर्जे में चले जाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से जो स्टेट की जो उस स्टेट की जो इकोनॉमी होगी वही बहुत स्लो हो जाएगी। डिक्रीजिंग सेंटर डिवोल्यूशन, मोस्ट स्टेट्स are of the view that the center share is centrally sponsored schemes has gradually reduced and state share has increased। तो अब ये कहना है कुछ जो भी स्टेट्स हैं इनका ये भी कहना है कि जो केंद्र सरकार द्वारा स्कीम वगैरह जो चलाई जाती हैं तो धीरे धीरे जो शेयर है केंद्र सरकार का वो अब डिक्रीज़ हो रहा है, और जो राज्य सरकार का जो शेयर होता है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में वो बढ़ रहा है। और इसी की वजह से द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिमांड इज इंक्रीजिंग शेयर इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो इसलिए ये डिमांड जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में। देखिए, इसको 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जो हुआ था उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है हमारे देश में। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विद द स्लोगन ऑफ वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, एक देश और एक कर। द जीएसटी हैज़ सबज्यूम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, जैसे एक्साइज ड्यूटी था पहले, वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स था, लग्जरी टैक्स था। तो ये सभी जो टैक्सेस थे इनको कंबाइन करके जो है एक सिंगल जीएसटी हो गया है। इट इज़ इसेंशियली अ कंजप्शन टैक्स एंड इज लिवाइव एट द फाइनल कंजप्शन पॉइंट, ठीक है। तो जहाँ पे उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जा रहा है तो ये वहाँ पे ये जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम एक कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं। जीएसटी क्या है, एक कंजम्पशन टैक्स है, क्योंकि जहाँ ये कंज्यूम हो रहा है, जहाँ मैन्युफैक्चर है वहाँ नहीं लगाया जाता, जहाँ ये इसका कंजम्पशन किया जा रहा है, जहाँ खपत हो रही है किसी प्रोडक्ट की वहाँ पर ये लग रहा है। This has helped mitigate the double taxation, cascading effects of taxes, multiplicity of taxes, classification issues, etc., and has to be a common national market, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डबल टैक्सेशन की जो स्कीम थी वो हमें नहीं देखने को मिल रही है। अब सिर्फ जीएसटी एक सिंगल टैक्स स्कीम है पूरी कंट्री के लिए। GST that a merchant pays to produce goods or services on inputs can be set off later against the tax applicable on supply of final goods and services। तो मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, वो मान लीजिए सपोज करिए मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, तो वहाँ पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो जो कंपनी जो वो मोबाइल है वो जब कंज्यूमर के पास जाएगा तो कंज्यूमर को जो है उस पर जीएसटी जो टैक्सेस हैं वो देने पड़ेंगे, फिर वहाँ लगेगा, ठीक है। जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ ना लग के जो जहाँ पे कंजम्पशन किया जा रहा है, जहाँ उस प्रोडक्ट को यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे जीएसटी जो है वो लगाया जाता है। तो देखिए इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए, सेंट्रल जीएसटी टू कवर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। जो हमारा केंद्र सरकार का जीएसटी है इसमें एक्साइज ड्यूटी आ जाएंगे, सर्विस टैक्स आ जाएंगे। वहीं पे जो स्टेट जीएसटी है इसमें वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स,
तो ये सब आ जाते हैं SGST में, जिसको हम SGST बोलते हैं, ठीक है। वो SGST हो गया स्टेट का GST और सेंट्रल का GST हो गया CGST, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड GST है IGST टू कवर इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है। तो एक स्टेट है दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रेड होता है तो वहाँ पे IGST लगाया जाता है। IGST बस इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के टैक्सेस को एक यूनाइट करने का जो सिस्टम है वो IGST के थ्रू होता है। और देखिए वैसे 4 टायर के टैक्स स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, जो भी हमारे यहाँ गुड्स या सर्विसेज हैं उसमें 4 तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो जैसे 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो अब जो है अपने करंट अफेयर में अगर देखा होगा मेरा वीडियो तो आपको पता चलेगा कि 12 और 18 को मिला के जो है अब यहाँ पे 15% टैक्स जो है वो 2022 से लगाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोहिबिशन लॉज एंड इश्यूज़। तो देखिए रिसेंटली जो है बिहार सरकार ने डिसाइड किया कि वो ड्रोन्स का यूज़ करेगी, ताकि जो वहाँ पे जैसे बिहार में शराब की बंदी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बंद है शराब की, नहीं बिक सकता, मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। तो इसी को मॉनिटर करने के लिए जो बिहार सरकार अब ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी। तो इसी की वजह से जो है एक डिबेट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑफ द यूटिलिटी ऑफ यूजिंग फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन एक्ट। और ये कहा जा रहा है कि क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी एक्ट को, किसी नियम को लागू करने के लिए जो है वो स्टेट के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं क्या उनका इस्तेमाल कर सकती है, क्या स्टेट के पैसे का इस्तेमाल कर सकती है उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब यहाँ सवाल उठ के आता है। देखिए प्रोहिबिशन क्या होता है कि इज़ एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फॉरबिडिंग समथिंग बाई लॉ, ठीक है। तो एक कानून बना के जो है किसी भी एक्ट को जो है प्रोहिबिट कर दिया जाता है, ठीक है, फॉरबिट कर दिया कि आप वो चीज़ जो है नहीं कर सकते। मोर पार्टिकुलरली द टर्म रिफर्स टू द बैनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चर, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से अब यहाँ पे जो लिक्वर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बैन कर दी गई, स्टोरेज बैन कर दिया गया, ठीक है, चाहे वो बैरल में हो चाहे बॉटल में हो, किसी तरह नहीं कर सकते। उसका ट्रांसपोर्टेशन बैन है, उसकी बिक्री बंद है, ठीक है, उसको रख नहीं सकते, परचेज नहीं कर सकते। उसके अलावा जो कंजप्शन है वो भी यहाँ पे जो कंजप्शन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको भी यहाँ पे पनिशमेंट का प्रावधान है। तो इसमें इसके संबंध में हम देखते हैं कुछ हमारे संवैधानिक प्रोविजंस देखते हैं। तो आर्टिकल 47 देखिए क्या बात करता है कि elective principles in the Constitution of India states that there shall undertake rules to bring about prohibition of the consumption of except for medical purposes of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। तो जो भी intoxicating drinks होंगे या drugs होंगे उन जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उनका जो कंजप्शन होगा वो स्टेट जो है बैन कर सकता है, ठीक है, या स्टेट का ये कर्तव्य होगा कि वो बैन करे, ठीक है। लेकिन अगर जो मेडिकल पर्पसेस के लिए उसका यूज जो है वो किया जा सकता है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 47 जो कि आता है DPSP में, ठीक है। अब देखते हैं स्टेट सब्जेक्ट। देखिए तो अल्कोहल जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी 7वीं अनुसूची में जो है अल्कोहल एक स्टेट का सब्जेक्ट है, इस पर जो भी लॉ बनाना होगा वो स्टेट बनाएगा, न कि केंद्र सरकार बनाएगी। अब देखिए जो बिहार प्रोहिबिशन एक्ट है 2016 का, तो ये लिक्वर का जो प्रोडक्शन है या सेल है या कंजप्शन है इनको बैन करता है। द बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट इन 2016, ठीक है। ओवर 3.5 लाख पीपल हैव बीन अरेस्टेड और इसके अंडर में देखिए करीब 3.5 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया है और उसके अलावा पनिशमेंट भी दी गई है सिंस 2016 लीडिंग टू क्राउडेड जेल्स एंड क्लॉग्ड कोर्ट्स, ठीक है। तो कोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, जेल्स में भी जो है बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है इसकी वजह से। कुछ और स्टेट्स की बात करें तो देखिए अल्कोहल प्रोहिबिशन इन इंडिया इज फोर्स इन द स्टेट ऑफ मिजोरम, नागालैंड एज वेल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। तो वहीं हमें बिहार के अलावा हम मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ भी जो अल्कोहल का जो कंजप्शन है वो यहाँ पे बैन है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।